बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसन तरानवाला की तरफ से सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोहसन तरानवाला के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त हाफ़िज़ वकास अहमद से। आपने हमारी पहली वीडियो में देखा होगा कि इन्होंने हमारे चैनल का आगाज़ किया था अल्लाह पाक के पाक कलाम से। मैं आपकी मुलाकात इनसे पहले ही करवाना चाहता था, लेकिन ये काम के सिलसिले में मेरे हाथ से बाहर होते हैं, तो जिस वजह से मैं इनकी मुलाकात आपसे नहीं करवा सका। तो जी दोस्तों, आज वीकेंड था जिसकी वजह से ये हाफ़िज़ भाई रियाज़ में आए हुए थे, तो हमारी खुशकिस्मती है कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। तो मैं इनका अपने दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि ये सऊदीया की अल अरामको कंपनी में काम करते हैं, जो कि पूरी दुनिया में किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है गैस और पेट्रोल के हवाले से। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये कंपनी में किस ओहदे के ऊपर काम करते हैं और किस तरह काम करते हैं, उस कंपनी में आप किस तरह जॉब हासिल कर सकते हैं, उस कंपनी में आपको क्या क्या सहूलतें मिलेंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलें सुनते हैं इनकी कहानी इनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफ़िज़ भाई, आपके क्या हाल है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे भाई। तो हाफ़िज़ भाई, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपको सऊदी अरब के अंदर आए हुए कितनी देर हो गई है? जी प्यारे भाई, तकरीबन 4 साल होने वाले। माशाल्लाह। तो सर, आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आप सऊदी अरब के अंदर क्या काम करते हैं? जी प्यारे भाई, मैं सऊदी अरब में अरामको के साथ सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा हूँ। तो सर, आप अपनी जॉब के बारे में ज़रा तफसील के साथ बताएं। जी प्यारे भाई, मैं अरामको के साथ एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा हूँ, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि सऊदी अरामको के साथ थर्ड पार्टी काम करती हैं। जैसे कि सऊदी अरब की जो सबसे बड़ी कंपनी अरामको है, इनके पास बहुत माशाल्लाह बहुत सारा काम है, जो कि ये सारा काम खुद नहीं करती, ये काम करवाती है आगे। तो उसके लिए बहुत सारी लेबर, बहुत सारे वर्कर चाहिए होते हैं, तो बहुत सारी मैन पावर यूज़ होती है। तो उनमें थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, ये बहुत सारी कंपनीज़ जुड़ती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। तो हम अंडर अरामको के काम करते हैं। बेसिकली हम अरामको का एक हिस्सा हैं, अरामको का हिस्सा हैं, यानी कि हम अरामको के डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं हैं। तो सर, आपने हमें ये बताया कि आप सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करते हैं। आप हमें ये बताएं कि आप अरामको कंपनी में किस ओहदे के ऊपर काम करते हैं? जी प्यारे भाई, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो मैं एज ए WPR काम कर रहा हूँ। जी हाफ़िज़ भाई, हमारे नाज़रीन को ये ज़रा तफसील के साथ बताएं कि ये WPR क्या होता है? जी माशाल्लाह, ये WPR का मतलब होता है वर्क परमिट रिसीवर। तो ये बेसिकली सेफ्टी का एक अपग्रेड लेवल है। जैसे हम किसी भी चीज़ को एक ज़्यादा तफसील से उसको बचाना चाहते हैं, कोई भी हादसे से बचने के लिए। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अरामको के अंदर गैस और पाइप, ऑयल और गैस का काम है, तो मेक श्योर किया जाता है कि किसी भी तरह का कोई भी किसी किस्म का हादसा ना हो। तो उसके अंदर एक अरामको का एक स्टैंडर्ड है, जिसको पास करने के बाद एक WPR बनता है। तो माशाल्लाह सर, आप बहुत अच्छी जॉब करते हैं। तो जी सर, आप अपनी जॉब रोल के बारे में हमारे नाज़रीन को तफसील के साथ बताएं। जी प्यारे भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया, और इसका मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मुकम्मल तफसील के साथ बताने की। तो सबसे पहले ये बताता चलूँ कि मेरा जो जॉब है वो है परमिट रिसीवर का, वर्क परमिट रिसीवर। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि अरामको की जो भी साइट है, वहाँ पे कोई भी काम शुरू करने से पहले 2 मेन जो बंदे हैं, एक होता है ईश्वर, जिसने किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसको इजाज़त देनी है, और जिसको हम वर्क परमिट रिसीवर का मतलब है कि जो एक परमिट है उसको एक बंदा इशू कर रहा है, एक बंदा दे रहा है और दूसरा बंदा उसको रिसीव कर रहा है। तो मेरी जॉब है एज ए रिसीवर की। मतलब मेरी साइड पे अगर 5 या 6 बंदे या 10 बंदे जितने भी काम कर रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आयद होती है। उस पूरी साइट की एक एक चीज़ का ज़िम्मेदार मैं हूँ। उसके जो भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, उसकी सेफ्टी की मुकम्मल ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आयद होती है। और बेसिकली तो
जो ईश्वर और रिसीवर ये दोनों ही उस साइट के इंचार्ज होते हैं। जब तक ये दोनों साइट के ऊपर आके पूरा विज़िट नहीं करेंगे, उसकी हर एक चीज़ को चेक नहीं करेंगे, तब तक अरामको का एक स्टैंडर्ड है कि वो उस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। अगर ईश्वर या रिसीवर दोनों में से कोई एक एग्री नहीं है तो अरामको की साइट के अंदर को वो काम शुरू नहीं कर सकते हम। तो बेसिकली मेरा यही काम है कि हमने पूरा एक जितने भी लोग हैं, जो भी हमारी टीम है, उनका हमको पूरा चेक करना है कि उनके पास पूरे सेफ्टी मेजरमेंट पूरे हैं, उनकी प्रॉपर पीपीई है, यानी कि जो भी वो लिबास यूज़ कर रहे हैं वो पूरा है, ग्लव्स हैं, हेलमेट है, यानी वो चीज़ें पूरी की पूरी जिसके अंदर किसी भी तरह का नुकसान इंसान को ना हो, ना इंसान को ना किसी को, यानी पूरा का पूरा सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। तो जी सर, आप हमें ये बताएं कि अरामको के अंदर किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं और आप हालिया किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल पूछा और यकीनन बहुत सारा नॉलेज आपके पास पहले भी है और मज़ीद इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। अच्छा, अरामको के अंदर बेसिकली मोस्टली काम यही पाइपलाइन का ही होता है, क्योंकि जहाँ से भी कोई भी वेल होगा उसके अंदर से या तो गैस निकलेगी या ऑयल निकलेगा, दो ही चीज़ें निकलेंगी। तो बेसिकली हम जो अभी काम कर रहे हैं वो हम एक लाइन बिछा रहे हैं जो कि तकरीबन 76 किलोमीटर की है, 76 किलोमीटर की हरत गैस लाइन पाइप है जो कि जा रही है अल खरज की तरफ। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बेसिकली प्लांट के अंदर भी काम होता है, प्लांट के बाहर भी होता है। तो बहुत सारी, ये बहुत ही गहरी फील्ड है, इसके अंदर हर बंदे का एक अपना रोल है जो कि एक टीम वर्क के साथ चलता है। तो प्यारे भाई, आप किसी एक फील्ड के भी अंदर चले जाएं तो उसके अंदर आप माहिर हों तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा रहेगा इसके अंदर। तो जी सर, आप हमें ये बताएं कि काम के दौरान अगर कोई हादसा हो जाता है, जिस तरह मसलन के अगर कोई मशीन से मिस्टेक हो जाती है या किसी इंसान से कोई मिस्टेक हो जाती है, तो उसका हल किस तरह किया जाता है और उसका ज़िम्मेदार किसको ठहराया जाता है और वो गलती को किस तरह कवर किया जाता है, इसके बारे में हमें ज़रा तफसील के साथ बताएं। जी प्यारे भाई, बहुत अच्छा सवाल है ये। इसी असल में जो मेरी जॉब है ना, वो है ही इसी चीज़ के रिलेटेड कि हद्दुल इम्कान हर तरह का जो काम है उसको करने से पहले हर चीज़ का चेकिंग होनी चाहिए। वहाँ पे जो मशीनरी होगी उसका प्रॉपर चेकअप होगा। मतलब अगर कोई गाड़ी यूज़ हो रही है तो उसके ऊपर भी एक स्टिकर होगा जो कि इंस्पेक्शन स्टिकर जिसको कहते हैं। अगर कोई आदमी काम कर रहा है जिसको हमारी टीम है, उसको प्रॉपर उस फील्ड के अंदर उसने उसकी ट्रेनिंग ली हुई है, तो फिर भी इंसान की गलती की वजह से ही कोई ना कोई गलती होती है। तो हमारी जो जॉब है, जैसे कि WPR की जॉब है ही इसलिए कि उसको मुकम्मल तौर पे उसको कवर किया जाए। अगर उस साइड पे अगर कोई भी नुकसान होगा तो बेसिकली वो WPR की गफलत की वजह से ही होगा कि उसने अपने जॉब को प्रॉपर तरीके से देखा नहीं है। ईश्वर ने जब इशू किया परमिट तो उसने पूरी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी, तो फुल एंड फाइनल जो गलती होगी वो रिसीवर की ही गिनी जाएगी, क्योंकि ईश्वर ने इशू करके चले जाना है। उसके पास बहुत लंबा एरिया है, उसने किसी एक रिसीवर को तो परमिट इशू नहीं करना और ना ही वो हर वक्त आपके साथ रहेगा। उसने चले जाना है और समझ लीजिए कि वो आप ही उस साइट के निगरान हैं और आपने ही उस पूरी की पूरी साइट को हैंडल करना है। तो जी सर, जैसा कि आपने हमें अभी बताया कि आपके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। यकीनन जितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है उसी हिसाब से उसकी पेमेंट भी होती है। तो मैं आपसे ये सवाल करूँगा, आप कितनी सैलरी के ऊपर काम करते हैं? मुझे ये सवाल करना तो नहीं चाहिए क्योंकि किसी लड़की को उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए और आदमी को उसकी सैलरी के बारे में नहीं पूछना चाहिए। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप कितनी सैलरी के ऊपर काम करते हैं। जी यकीनन ये आपने जो बात की है ना वो है तो ठीक, लेकिन जैसे कि आप अब इंटरव्यू कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो मैं बता ही दूंगा। एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता, कुछ इश्यूज़ रहते हैं आपको पता ही है।
तो प्यारे भाई, ज़िम्मेदारी जैसी है अल्हम्दुलिल्लाह वैसी ही अच्छी पे है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बेसिकली कंपनी के साथ रेंटल काम कर रहा हूँ। मैं परमिट रिसीवर का जो काम कर रहा हूँ वो परमिटली नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनका मोहताज नहीं हूँ हर वक्त का, कि जब तक उनको मेरी ज़रूरत है वो रखेंगे, जब तक उनको मेरी ज़रूरत नहीं होगी वो मुझे निकाल सकते हैं, या मैं आज काम पे गया हूँ तो कल मैं नहीं जाना चाहता हूँ तो वो मुझे रोक नहीं सकते। सर आप हमें ये बताएं कि आप कंपनी में घंटे के हिसाब से काम करते हैं या सैलरी बेस पे काम करते हैं? जी, यहाँ पे दो तरह के रूल हैं। एक तो वो है कि जो लोग कंपनी के साथ तनाज़ुल किया हुआ है वो तो करते हैं सैलरी बेस पे, हम करते हैं रेंटल के तौर पे काम, और हमारी उजरत होती है, हमारी पे होती है घंटों के हिसाब से। तो हर रोज़ जैसे कि 10 घंटे काम करते हैं हम, तो उस हिसाब से महीने के तकरीबन 270-260 घंटे लग जाते हैं। तो सर आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप कितने रुपए घंटा काम करते हैं? प्यारे भाई, ये एक राउंड फिगर तो नहीं मैं बता सकता एग्जैक्टली। तकरीबन इस फील्ड के अंदर जो WPR का जो होता है ना रेट, वो यही होता है कि कंपनी को जिस तरह की ज़रूरत होती है वो मार्केट के अंदर वो बता देती है कि इतने में हम आपको ले सकते हैं। तो अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो आप उस हिसाब से उनके साथ चले जाएंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं उस हिसाब से जा सकता, तो ये अमूमन 35 से लेकर 45 तक तकरीबन जाता है, 1 घंटे के हिसाब से 45 रियाल तक जाता है। तो जी सर आप हमें ये बताएं कि आपके मंथली के कितने बन जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8 से 10 हज़ार के बीच में रहती है अमाउंट। माशाल्लाह जी, तो आप अच्छी सैलरी कमा रहे हैं। तो सर आप हमें ये बता दें कि आप पाकिस्तानी कितने कमाते हैं? पाकिस्तानी क्या बताएंगे सर, हर रोज़ तो रेट चेंज होता रहता है। हिसाब लगा लें तकरीबन 8, आप राउंड फिगर करें तो 8,000 को लगा लें कुछ हिसाब, तकरीबन 4 लाख के पास बन जाता होगा। माशाल्लाह, यानी सर हम गैस लगा सकते हैं कि आप पाकिस्तानी यानी 4 लाख रुपया कमाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख तो कमाते हैं। वो उसके अंदर हमारी काफ़ी सारी एक्सपेंसेस भी हैं। हमारा इकामा है, हमारा जब भी हम एज ए रेंटल रह रहे हैं तो हमारा एक बैकअप रूम रहता है जिसका हमारे लिए वो हर वक्त हर महीने का हमारा वो ख़र्चा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसा काम होगा उस हिसाब से अखराजात भी रहेंगे। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना पाकिस्तानी 4 लाख रुपया कमाते हैं हाफ़िज़ भाई, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इसमें बहुत से ख़र्चे हैं। अक्सर देखने में आता है जो लोग कंपनी में काम करते हैं, कंपनी उनको सारी सहूलतें देती है, जिसमें उनको मेडिकल कंपनी देती है, खाना कंपनी देती है, तो रहाइश उनको कंपनी देती है। तो इसी हिसाब से आप हमें ये बताएं कि आपके ख़र्चे क्या क्या हैं? जी प्यारे भैया, आपने जो बताया वो यकीनन ऐसी ही बात है कि जब तक काम आप कर रहे होते हैं तो यकीनन ये सारी सहूलतें कंपनी देती है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं एज ए रेंटल काम करता हूँ, यानी कि कंपनी का मैं परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ। तो जब तक कंपनी को मेरी ज़रूरत रहेगी तब तक मैं तो उनके साथ काम करूँगा, और जब तक मैं काम करूँगा वो ये सारी सहूलतें देगी। तो सबसे पहली तो बात यह है कि मेरा इकामा ख़ुद का है। नंबर 2, मेरा कार्ड ख़ुद का है, जो WPR का कार्ड रहता है वो 2 साल के लिए बनता है, तो उसका भी एक ख़र्चा है। तकरीबन 2 साल के बाद वो उसका हर 2 साल के बाद रेट कुछ मुख्तलिफ हो जाता है, जो कि आज के दिन 15 से 20 हज़ार के बीच में है। तो उसके अलावा मेरा एक बैकअप रूम रहता है जहाँ पे हम जैसे ही किसी भी कंपनी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो हम फिर अपने बैक उस रूम में जाते हैं, तो जहाँ पे हमारी गैदरिंग है, हमारे जितने भी लोग जानने वाले हैं। तो उसके अलावा बाकी जैसे कि आज मैं रियाज़ आपके पास आया हुआ हूँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ें तो अपनी ज़िंदगी के साथ रहती है ना, ये भी अखराजात में ही शामिल होंगे। जब हम छुट्टी पे जाएंगे तो हमारी टिकट अपनी है, कोई सैलरी नहीं है। तो जैसे कि आप 4 लाख कमा रहे हैं, तो आप जब 4 लाख सोचेंगे तो एक बार तो चलेगा कि यार बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन जब ये पूरे के पूरा आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो ये क्या पैसे इतने ज़्यादा नहीं बचते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, बहुत सारे लोगों के पास इतने नहीं रहते अल्हम्दुलिल्लाह।
तो जी सर, अभी आपने अपने खर्चे के बारे में बताया हमें तफसील के साथ। आप अभी हमें ये बताएं कि जो लोग कंपनी के साथ काम करते हैं, यानी जो लोग सैलरी बेस पे काम करते हैं, उनको कंपनी क्या सहूलतें देती है और उनके क्या क्या खर्चे हैं, उनको कितनी बचत है यानी? जी अमूमन जो लोग कंपनी के साथ काम करते हैं यही काम, तो अमूमन उनकी सैलरी 2500-3000 तक होती है। तो उसका बेनिफिट उनको क्या होता है, वो उनका इकामा नहीं, उनका इकामा कंपनी की लगवाती है। ट्रांसपोर्टेशन सारी की सारी जो भी सहूलतें हमको जब तक एज ए रेंटल हम रहते हैं वो सारी की सारी सहूलतें रहती हैं। और उसके बाद उनको ज़हनी तौर पे वो परेशान नहीं रहते, क्योंकि एज ए रेंटल को कोई आज जॉब है कल का कोई पता नहीं होता। तो उनके लिए एक सेफ़ जोन रहता है, दिमागी तौर पे वो परेशान नहीं रहते कि वो जब वीज़ा लग गया कंपनी के अंदर वो 2 साल के लिए ज़हनी तौर पे बिल्कुल फ्रेश हैं, वो कल काम पे जाएंगे या नहीं जाएंगे उनको कोई इशू नहीं है। जैसे कि हम पहले भी बता चुका हूँ, रेंटल आदमी हैं तो जिस दिन हम जाएंगे हमारा वही दिन काउंट होगा। तो उनके लिए तो ये सारी चीज़ें सुकून में आती हैं। 2 साल के बाद अगर वो 2 महीने के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं तो उनको विद पे छुट्टी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए थोड़ी सी सेफ़ जोन में है, तो हमारे लिए वो उतनी वो आसानी नहीं है। वो उस तरह खुश हैं, उनको वो सेफ़ जोन लगता है, हमारे लिए थोड़ा सा आज़ाद माहौल थोड़ा अच्छा लगता है, बस यही है। तो जी नाजरीन, जैसा कि हमारे हाफिज़ भाई ने बताया कि जो लोग कंपनी के साथ काम करते हैं उनको A to Z सहूलतें मिलती हैं और वो पुरसकून रहते हैं, उनके इतने ज़्यादा ख़र्चे भी नहीं हैं। तो सर आप हमें ये बताएं कि आपका अक्सर काम तो सहराई इलाकों में होता है, यानी रेतली ज़मीन पे होता है। तो जब आंधी तूफ़ान आता है तो आप लाजमी डिस्टर्ब होते होंगे, तो आप उसको किस तरह कवर करते हैं? और आप शहर से बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में, तो आप खाना किस तरह शहर से लेके जाते हैं? और क्या आपने वहाँ पे कोई मैस बनाया हुआ है या कोई वहाँ पे कोई कुक रखा हुआ है? तो खाने को किस तरह मैनेज करते हैं? ये सारा प्रोसीजर हमें ज़रा थोड़ा सा तफसील के साथ बताएं हमारे नाज़रीन को। अच्छा, तो भाई आपने 2 सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल तो आपने भी पूछा कि अगर ऑन साइट पे अगर कोई भी किसी किस्म का तूफ़ान या आंधी वगैरह या किसी किस्म का इमरजेंसी सूरत हाल हो जाए तो फिर क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि ये जो WPR है ना, उसका यही काम होता है मॉनिटरिंग करना, कि अगर बहुत ज़्यादा तूफ़ान या आंधी आ जाए तो उसने सबसे पहले काम बंद करवाना होता है। तो उसका एक हवा अगर बहुत तेज़ आ चुकी है, तकरीबन अगर 34-35 किलोमीटर पर आवर पे आ चुकी है या इससे भी थोड़ा कम है, तो उसने वो काम को फ़ौरन स्टॉप करा देना है फॉर सिक्योरिटी रीज़न। क्योंकि अरामको जो कंपनी है उसका मतलब है कि अगर आज का काम कल का परसों हो जाए कोई मतलब नहीं, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंसान की जान की कीमत है, चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं। इंसान की जान की सबसे पहले वैल्यू है, उसको बचाना है। तो दूसरा सवाल आपने यही किया कि खाने का क्या सूरत हाल है। तो यकीनन हम डेज़र्ट के अंदर काम करते हैं, तकरीबन शहर से 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, या कोई उसकी कोई मिकदार नहीं है। जब हम पाइपलाइन 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर डाल रहे हैं तो हमारा जो खाना है वो कंपनी की तरफ से बसेस के अंदर आता है हमारे पीछे, हम जहाँ पे भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका कोई इशू नहीं है, खाना बहुत अच्छा है। हर कंपनी उसके साथ, अरामको के साथ बहुत सारी कंपनी काम करती हैं, और खाना जो भी होता है वो अरामको के स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, और दुनिया का सबसे अच्छा स्टैंडर्ड अरामको कंपनी के साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ना खाने का कोई मसला है, ना ही काम के अंदर किसी भी हद्दुल इम्कान कोशिश की जाती है कि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो किसी के लिए। तो जी सर, जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि इस कंपनी में इंसान की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, उसके खाने का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है और उसको A to Z सहूलतें दी जाती हैं। तो सर आप हमें ये बताएं कि आपकी तालीम कितनी है? जी मैंने MA अरबी किया हुआ है। तो सर ये तो है माशाल्लाह आपकी दुनियावी तालीम। आप हमें ये बताएं कि आपने दीनी तालीम कितनी हासिल की हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़ाज़िल अरबी किया हुआ था। माशाल्लाह। तो सर आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं
कि जो इस कंपनी में काम करना चाहता है तो वो किस तरह इस कंपनी में भर्ती हो सकता है, उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, उसको कितनी तालीम की ज़रूरत है, और पाकिस्तान से वो इस कंपनी का वीज़ा लेके आ सकता है या सऊदी अरब के अंदर से वो ट्रांसफ़र कर सकता है। ये सारी डिटेल हमें तफसील के साथ बताएं। जी प्यारे भाई, ये जितनी भी आपने बातें पूछी हैं और हर सवाल का मुमकिन जवाब यही है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से डायरेक्ट किसी कंपनी में आना चाहे एज ए WPR, तो पाकिस्तान के अंदर से भी लोग आते हैं। कुछ कंपनियां हायर करती हैं और कुछ लोग इधर रहते हुए भी अप्लाई करते हैं। मतलब कुछ लोगों को साल 2 साल हुए तो किसी और जॉब पहले कर रहे थे, कोई और जॉब कर रहे थे, मुश्किल जॉब, तो थे वो पढ़े लिखे, तो किसी के भी रेफरेंस से उनको पता चला तो उन्होंने WPR की तैयारी की और वो इस फील्ड में आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मुश्किल नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा तालीम की भी ज़रूरत नहीं है। बस इतनी सी वाजिबी सी तालीम हो कि उसको इंग्लिश पढ़नी आती हो और समझ सकता हो, और हल्की फुल्की अगर ऑन फील्ड जब वो जाएगा तो उससे जब उसने ईश्वर से बात करनी है या किसी से भी बात करनी है तो वो अपनी बात को समझा सके और दूसरे की समझ सके। कोई तालीम का कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, अगर उसको इंग्लिश लिखनी समझनी पढ़नी आती है तो वो भी बंदा चल सकता है। तो यकीनन वो बंदा कोई भी जो अप्लाई करेगा तो उसको वो पढ़ा होगा तो वो पढ़ सकता है। तो जी सर, जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि इस कंपनी में आपको इतनी तालीम की ज़रूरत नहीं है, तो एक तरफ आपने हमें ये भी बताया कि इसमें आपको इंग्लिश फर आनी चाहिए, यानी लिखनी, बोलनी, पढ़नी सब आनी चाहिए। तो इस सवाल को हमारे नाज़रीन को ज़रा तफसील के साथ बताएं। जी प्यारे भाई, मैंने जो बताया कि तालीम की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कोई डिग्री नहीं चाहिए कि आप वो शो कराएंगे तो आपको ये WPR का कार्ड मिलेगा। आप कुछ भी नहीं पढ़े हुए लेकिन आप वो टेस्ट क्रैक कर जाते हैं, आप किसी की मदद से वो पढ़ के हासिल कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं। तो आप अगर वो कार्ड हासिल कर लेते हैं पढ़ के किसी भी तरह से, तो वो आपको मिल जाएगा। आपको कोई बंदा ये नहीं बताएगा, पूछेगा कि आपकी डिग्री किधर है, आपने MA किया है, BA किया है, इंटरमीडिएट किया हुआ है। आपसे ये सवाल किधर भी नहीं पूछा जाएगा। आपसे सवाल सिर्फ ये होगा कि जो वो सिलेबस है वो आपने पढ़ा है और आपका कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा। अगर वो पास कर जाते हैं तो वो आप इस चीज़ के अहल हैं कि वो आप काम कर सकते हैं। तो यकीनन वो जितना वो टेस्ट के लिए सारा मवाद है वो है मुश्किल, तो आपको थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी उसको क्रैक करने के लिए, और उसका कुछ ख़र्चा भी है। तो जब वो आप करेंगे तो वो बहुत सारा पैसा लगा होगा, तो यकीनन आप कोई भी किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं तो यकीनन आप फिर उसके लिए मेहनत तो करते हैं ना। तो सर आप हमें ये बताएं कि इसमें टेस्ट का क्या प्रोसीजर है और टेस्ट का क्या ख़र्चा है और किस तरह टेस्ट ये कंपनी लेती है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताएं। जी प्यारे भाई, जैसे आपने पूछा कि इसके अंदर ये कार्ड आप जो WPR के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसका ख़र्चा यही है कि जब आप इस चीज़ के लिए तैयारी शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले तैयारी करने के लिए वो मुकम्मल इंग्लिश है, आप इस फील्ड से पहले हैं नहीं, तो आपको पहले तो समझना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में जाने के लिए उसकी सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो उसके लिए एक स्केड्यूल होता है, इजाज़तनामा, तो वो लेने के लिए आपको जब आप किसी भी आदमी के थ्रू जब पैसे देंगे तो वो तकरीबन 15-16 हज़ार रियाल है जो कि आप देंगे। तो वो कुछ 2-3-4 महीने के अंदर अंदर आपके लिए वो निकल आता है स्केड्यूल। तो आपके पास 3-4 महीने का टाइम रहता है कि आप उसको पढ़ें, तैयारी करें मुकम्मल, और कोशिश करें कि आप उसके अंदर कामयाब हों। बस मेहनत करें और कामयाब हों और इसके अंदर इस फील्ड के अंदर आएँ, और बहुत सारा एक्सपोजर है इसमें। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने अभी सुना, इस कंपनी में आपको काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, और जितनी इन्होंने टेस्ट की फ़ीस बताई है वो भी बहुत ज़्यादा फ़ीस है। तो सर आप हमें ये बताएं कि अगर अल्लाह ना करे कोई इस टेस्ट से फ़ेल हो जाता है, तो मेहनत तो हर आदमी करता है, लेकिन फिर भी
अगर इस टेस्ट से कोई फेल हो जाता है तो उसके पैसे रिटर्न किए जाएंगे या इसके बारे में क्या अपडेट है, हमें बताएं। जी प्यारे भाई, जो ये टेस्ट है इसकी फ़ीस कोई किसी किस्म की भी कोई 1 रुपया भी वापस नहीं आएगा। तो बहुत सारी मेहनत करें और कोशिश करें कि किसी भी तरह के इसके अंदर फ़ेल ना हो, क्योंकि इसके अंदर पास अगर कोई 70 नंबर लेके पास भी होगा तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। पास तो आप 70 नंबर से या 75 नंबर से हो जाएंगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, आपको कार्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेफ्टी का काम है। सेफ्टी में 100% होता है, 70%, 75%, 80% नहीं होता। अगर आप कहेंगे कोई भी चीज़ है वो मुझे 80% आती है और 20% नहीं आती, तो आरामको मेक श्योर करती है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में 100% मालूम हो। तो 100% आप यकीनन 80 या 85 नंबर लेके पास हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पास ही माना जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से बेस्ट और वेरी बेस्ट करें, तो आपको कोई चांस ना हो कि आपका 15-20 हज़ार रियाल ख़र्च ना हो फजूल में, आपकी 3-4 महीने की जो मेहनत है वो भी ज़ाया ना हो। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और अच्छे नंबर हासिल करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये है कि आपके जितने टेस्ट के पैसे हैं, अगर आप अल्लाह ना करे किसी वजह से इसमें फ़ेल हो जाते हैं तो वो भी आपको रिटर्न नहीं किए जाएंगे। तो जी नाज़रीन, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो चलते हैं वीडियो के अख्ताम की तरफ। और मैं सबसे ज़्यादा हाफ़िज़ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला और इन्होंने अपने कीमती वक्त में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की है। आरामको कंपनी का प्रोसीजर तो बहुत बड़ा है, हम सारा नहीं बयान कर सके, तो फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया किसी नई वीडियो में हम आपके साथ सारा प्रोसीजर शेयर करेंगे। तो अगर आप दोस्तों को इस वीडियो के मतलब कोई सवाल पूछना है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएं, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं और उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मैं हाफ़िज़ भाई के साथ मिल के आपकी फुल मदद करूँगा। आप उसके लिए भी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।